हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू समाचार पत्र को संपूर्णता के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि भाई आज के हिंदू में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हमारी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आज क्या तारीख है भाई? आज 8 नवंबर है। दिवाली का समय नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। बुधवार का दिन है और एक बार जल्दी से आज के द हिंदू पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। मिजोरम छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गया है। मिजोरम में एक ही राउंड में होना था, छत्तीसगढ़ में आगे भी होगा, लेकिन ये पहले राउंड का चुनाव हो गया है। लगभग शांतिपूर्ण रहा, छोटी मोटी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन तब भी एक अच्छी बात है। भारत में चुनाव में मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहा, 70% से ऊपर रहा, तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोगों ने वोट डाले, लेकिन हमारे लिए पढ़ने का कुछ है नहीं। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बिहार में आरक्षण को बढ़ाने की बात कही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जब से वहां पे जातिगत जनगणना हुई है इस तरह की बात चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने, नीतीश कुमार ने एक डेफिनेटिव बयान दिया है, एक निश्चित बयान दिया है इसको लेकर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने वास्तविकता में क्या कहा। अब यहां पर विज्ञापन चल रहे हैं, इनको हम त्याग सकते हैं पूरी तरह से। स्टेट्स वाला पन्ना, पूरा पेज हम छोड़ सकते हैं, कुछ भी हमको नहीं करना है। ये भी स्टेट्स वाला पन्ना है, इसको भी हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। और इस वाले पेज में यहां पर भी कोई भी खबर काम की नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको, लेकिन एक चीज बता देता हूं कि एक मामला चल रहा है केरला हाई कोर्ट में। वो मामला है फिल्मों के रिव्यू पे। तो केरल में एक मलयालम सिनेमा बनाने वाला एक संगठन है, वो केरल हाईकोर्ट गया और उसने ये कहा कि भाई हमारी फिल्मों का जो रिव्यू लिखा जाता है, कई बार क्या होता है, ये रिव्यूअर जो हैं ये कोई सर्टिफाइड तो है नहीं, कोई भी अपना रिव्यू लिखना शुरू कर देता है। ऑनलाइन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, और कई बार क्या करते हैं ये लोग जानबूझकर हमारी फिल्मों के बारे में खराब रिव्यू लिखते हैं, जिससे हमारी फिल्मों के व्यापार पे असर पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप इनका या तो कोई सर्टिफिकेशन कराइए कि जो पत्रकार है वही रिव्यू लिख पाए, वगैरह वगैरह। अभी हाईकोर्ट इस मामले में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए मैं एक दर्शक हूं, मैंने एक फिल्म देखी, मेरे उस पर विचार हैं। अब उन विचारों को व्यक्त करने से कोर्ट मुझे कैसे रोके, ये इसका कोई तरीका नहीं है। मैं अपने आप को फिल्म क्रिटिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं लिख तो सकता ही हूं ना। तो ये तो भाई मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार है कि मैं एक पिक्चर देख के आया, मेरे को नहीं अच्छी लगी तो मैं उसके बारे में खराब चीजें लिखूंगा। लेकिन एक सुनवाई चल रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि इसका बहुत मिसयूज होता है। बहुत लोग जो है पैसे लेते हैं फिल्मों की तारीफ करने के लिए, बहुत लोग जो है दूसरे कैंप से पैसे लेते हैं फिल्मों की आलोचना करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल संतुलन है। तो बस आपको इस बारे में मुझे बताना था, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब में एक धान की खेती को लेकर एक चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वास्तविकता में ये पंजाब और धान की चर्चा क्या है। संपादकीय में भारत और भूटान पे जो आपको मैं पिछले 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, वही आज हिंदू ने संपादकीय में लिख दिया है, तो इसको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। ये वाला इंटरेस्टिंग है, 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करो। ये बात जो कही थी नारायण मूर्ति साहब ने, मुझे लगा था विवाद खत्म हो गया है, विवाद खत्म हो भी गया था, लेकिन आज विश्वजीत धर साहब जो है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं JNU के, उन्होंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। 1-2 अलग इंसाइट्स हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल है प्रभाष रंजन का। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल आया है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले विवाद पर, जो आपको मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम क्लियर आपको हो जाएगा, कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा। सीज फायर वाला ये जो आर्टिकल है, इसमें गाजा में जो नुकसान हुआ है, जो जानमाल की हानि हुई है, रोज उस पर आ रहा है, तो मुझे लगा आज एक संपादकीय के तौर पर है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा एक बार कर लेंगे कि यहां पर क्या कहा गया है। कतर में जो भारतीय लोगों के साथ हो रहा है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसी का एकदम रिपीट है, कोई भी नई बात नहीं है। कांगो में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पे हिंसा चल रही है, कुछ ऐसा पढ़ने को है नहीं, बस M23 नाम का एक समूह है। कांगो जो है वो रवांडा से लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। और रवांडा की जो हिंसा हुई थी 90 के दशक में, जहां पर हुतू और तुत्सी 2 समुदाय थे, हुती लोगों ने तुत्सी लोगों का नरसंहार किया था। रवांडन जेनोसाइड जो है बहुत ही जाना माना है और बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय फेलियर माना जाता है कि लाखों तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला था।
तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा एक नरसंहार हुआ था रवांडा में, और चूंकि सीमावर्ती देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और सीमावर्ती देशों पर जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव आपको यहां पर कांगो में अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें हुई हैं रवांडा के नरसंहार पे। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी भाषा समझते हैं, तो एक अंग्रेजी फिल्म है होटल रवांडा। काफी पुरानी पिक्चर है, लेकिन बहुत ही शानदार फिल्म है, जो आपको उस नरसंहार की विभत्सता से परिचित कराती है कि वास्तव में क्या हुआ। एक ऐसे होटल के मैनेजर की कहानी है, जो व्यक्ति खुद हुतू है लेकिन उसकी पत्नी तुत्सी है, और नरसंहार का माहौल चल रहा है, और वहां पर वो कैसे अपने होटल में अपने मेहमानों की और अपने परिवार की रक्षा करता है, उस तरह की कहानी है। आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली कैसे काम करती है वो बताया है, छोड़ देते हैं। बिहार में जातीय जनगणना का आर्थिक पक्ष भी जो है सामने लाया गया है। कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं, आंकड़े रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको आज मैं बताऊंगा, ताकि आपके ध्यान में रहे। उससे यह समझ में आता है कि जो चीजें अक्सर हमको एकदम सही लगती हैं वो एकदम सही होती नहीं है। ठीक है, ये चल रहा है, ये फिर राजनीतिक, ये तो चुनाव वाला पेज है। चुनाव वाले पेज को तो हमको देखना ही नहीं होता, पूरी तरह से हम छोड़ देते हैं, इस पेज को एकदम छूना भी नहीं है। और यहां पर भी हम देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पेज पर भी आज कुछ नहीं है, बस एक न्यूज थी, यहां पर भी मैंने बॉक्स मारा है। यानी कि बस एक चीज आपको बतानी है कि बांग्लादेश में जो कपड़े की मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन्होंने कर रखी है हड़ताल, और उनकी हड़ताल का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है दुनिया भर पे। क्योंकि होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी कपड़ों की, जैसे आपके मान लीजिए ये H&M हो गया, जारा हो गया, लेवाइज हो गया, जिनकी जीन्स वगैरह बनती है, ये बनता तो सब बांग्लादेश में ही है ना। अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर्स भी जाएंगे, आप वहां की शर्ट देखेंगे। अभी मुझे याद है, मैंने कुछ दिनों पहले गया था, तो शर्ट पे लिखा हुआ है मेड इन बांग्लादेश, तो कपड़े बनते बांग्लादेश में ही हैं। तो बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल मजदूर हैं वो एक बहुत खराब काम की दशाओं के कारण हड़ताल पे हैं। तो अब सरकार ने उनको ऑफर किया कि भैया आपका हम 56% के आसपास तनख्वाह बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया है। और बांग्लादेश की इस हड़ताल पे पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दुनिया भर के जो कपड़ों के ब्रांड हैं बड़े बड़े, उनका निर्माण जो होता है आखिरकार बांग्लादेश में ही होता है। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ है नहीं, ये आज इकोनॉमिक पन्ने पर कुछ भी काम का नहीं आया। और ग्लेन मैक्सवेल ने कल जो खेला, अगर आपने देखा है तो भाई, अगर आपने नहीं देखा और आप क्रिकेट फैन हैं तो इस मैच की रिकॉर्डिंग देखिएगा। ग्लेन मैक्सवेल ने कल जो किया वो शायद दुनिया के, मतलब मैंने अपने जीवन में बचपन से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इस तरह की पारी आज तक नहीं देखी। कुछ मैं आपको बस एक कंटेक्स्ट दे देता हूं कि 290-92 का पीछा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, और 80-86 रन पे उनके 7 विकेट गिर चुके थे, और लग रहा था अब तो बस कुछ ही समय की बात है, 100-125 पे ये टीम ऑल आउट हो जाएगी और अफगानिस्तान ये मैच जीत जाएगा। उस समय से ग्लेन मैक्सवेल ने हिटिंग शुरू करी, और 7 विकेट गिर चुके थे, 7 ही विकेट रहे, आखिर तक कोई और विकेट नहीं गिरा। और जो इनके साथ दूसरे प्लेयर थे, जो दूसरे एंड पे कप्तान पैट कमिंस थे, उन्होंने 10 रन बनाए, 12 रन बनाए शायद, 68 गेंदें ली उन्होंने, लेकिन वो आउट नहीं हुए। और ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए, यानी कि कुल मिलाकर टीम के 293 रन बने, जिनमें से 201 रन ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले बनाए। बीच में उनको पैर में इतना मेजर क्रैम्प आ गया कि वो दौड़ के रन भी नहीं ले पा रहे थे, केवल चौकों और छक्कों में रन उन्होंने बनाए, और एकदम सिंगल हैंडेडली मैच जीतकर दिखाया। तो भाई ऐतिहासिक मैच था कल का ये। ऑस्ट्रेलिया अब सेमीफाइनल में आ चुकी है, अब बस एक स्पॉट बचा है। तो भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमें अब विश्व कप के सेमीफाइनल में आ चुकी हैं। एक सीट और बची है, या तो उस पर न्यूजीलैंड आएगा या फिर उस पर पाकिस्तान आएगा। तो अब ये पता चलेगा 1-2 दिन में कि चौथी टीम कौन सी है। तो वर्ल्ड कप भी अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। आज है 8 नवंबर, आज है हमारा 249वां एपिसोड, यानी कि जिस 250वें एपिसोड की मैं बात करता था वो हमारे हो जाएंगे कल हम उस एक बेंचमार्क तक पहुंच जाएंगे। एक उपलब्धि जैसी लगती है यार, जैसे बड़ा नंबर होता है। तो ये चर्चा आपसे बाद में कर लूंगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पे क्या है, दिवाली सेल। और बस आप यहां ध्यान दे दो, बाकी आपको बाद में बताऊंगा इस कोर्स के बारे में। ये नंबर पे आप ध्यान दे दो, 22,999। कल तक ये कितने का था, 24,999 का, आज हो गया है 22,999 का। ठीक है, और ये रहेगा 16 तारीख तक। चलिए बाकी चीजें आपको बीच में बताऊंगा, जब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा चुका हूंगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो भाई आज की पहली खबर जो है वो है बिहार से। आप में से काफी लोग बिहार से होंगे, उत्तर भारतीय राज्य है, हिंदी बोलने वाला राज्य है। तो हमारे, और यूपीएससी की तैयारी बहुत लोग करते हैं बिहार से, तो आप में निश्चित तौर पे काफी लोग होंगे जो बिहार के रहने वाले होंगे। तो नीतीश कुमार की जो बिहार सरकार है, उन्होंने अब आखिरकार यह प्रस्ताव रखा है कि बिहार राज्य में जो आरक्षण है उसको हम बढ़ा दें।
देखिए, बिहार में जब जातिगत जनगणना कराई गई थी, और हमको पता है कि जातिगत जनगणना कराना कोई आसान निर्णय नहीं था। केंद्र सरकार इसके विरोध में थी और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तब जाके बिहार सरकार ने इस जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज किए। तो यह जातिगत जनगणना काफी मुश्किल से कराई गई, काफी चर्चा विचर्चा हुई इस पर, काफी इसकी आलोचना की गई वगैरह वगैरह। अब सवाल यह आ रहा था कि भाई जातिगत जनगणना आपने करा ली, आपने यह देख लिया कि कौन सी जाति के कितने लोग बिहार में हैं, ठीक है। अब इसका करना क्या है? एक सवाल जो पूछा जा रहा था वो ये था कि इसका फॉलो अप एक्शन क्या है। अब आप क्या करोगे? चलिए, आपने डेटा इकट्ठा कर लिया कि बिहार में फलाना जाति के इतने लोग हैं, दूसरी जाति के इतने लोग हैं। अब क्या इस आंकड़े से आपकी जो शासकीय नीति निर्माण है, क्योंकि बिहार सरकार ने बार बार यही कहा था कि हम जो है भाई, और इस बात से मैं सहमत भी था कि भाई आप जो है, अगर आप सरकार हैं और आप नीति बनाना चाहते हैं, तो नीति बनाने के लिए आपके पास सही डेटा होना चाहिए, सही आंकड़ा होना आवश्यक है। अगर आपके पास सही आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप सही नीति कैसे बनाओगे? आपकी नीति जो है वो फॉल्टी रहेगी, वो गलत रहेगी। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि बिहार सरकार इसको कौन सी नीतियों में सम्मिलित करने वाली है। उसका जवाब नीतीश कुमार साहब ने अपनी एक विधानसभा के भाषण में दे दिया और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अभी बिहार में जो आरक्षण 50% है उसको हम बढ़ाकर 65% कर देंगे। याद रखिएगा कि अभी बिहार में कैसे आरक्षण है? 50% आरक्षण है, प्लस जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक तौर पे वंचित वर्ग का जो आरक्षण है 10%, जो संविधान में संशोधन करके लाया गया है, 10% वो अलग से है। तो टेक्निकली बिहार में अभी 60% आरक्षण होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अब क्या हो जाएगा, ये 50% जो है इसको नीतीश ने 65% करने की बात की है। ये 10% जो है ये उतना ही रहेगा। तो कुल मिला के बिहार में आरक्षण का प्रतिशत 75% करने का एक जो प्रस्ताव है वो नीतीश कुमार सरकार ने रखा है। और इन्होंने कहा है कि भाई ये जो आंकड़ा है, जिस नंबर पे हम पहुंचे हैं, ये नंबर हमारी जातिगत जनगणना पे आधारित है। भाई सीधी सीधी बात है, जिस समुदाय का जितना जनसंख्या है, जिस समुदाय की जितनी हिस्सेदारी है, उसको उतनी ही पद मिलने चाहिए, उसको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। यह सीधी सीधी बात है। यह बात नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए हम 9 तारीख को, यानी कि कल को, विधानसभा में एक विधेयक लेकर आएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यह भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इसको, क्योंकि बड़ा निर्णय है, हम इसको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इसको लेकर हम पर्याप्त चर्चा कराएंगे। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होगी, सबके विचारों को सुनेंगे, सबके विचारों का समावेशन करेंगे और उसके बाद ही इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन 9 तारीख को एक विधेयक लाने की घोषणा उन्होंने करी है। देखिए, बिहार में अभी जो आरक्षण है वो कैसे है? बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 18% आरक्षण मिलता है और पिछड़े वर्ग को 12% आरक्षण मिलता है। यानी कि अगर आप जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और बैकवर्ड क्लास, जो बिहार के 2 पिछड़े वर्ग हैं, बहुत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग, अगर आप इनको जोड़ दें तो इनका आरक्षण होता है 30%। जबकि जातिगत जनगणना में क्या पाया गया था कि इन दोनों वर्गों का आबादी में जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 63% है। तो यह माना गया था कि भाई जो आपके ये पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग हैं, आरक्षण की नीतियों में इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये 63% हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी केवल 30% है। तो नीतीश कुमार ने क्या प्रपोजल दिया है कि यहां पर हम क्या करेंगे, पिछड़े और अति पिछड़े का आरक्षण मिला के 43% करने का उन्होंने आह्वान किया है। 63 तक अब भी नहीं गए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कहा है कि हम 43% इनका आरक्षण करना चाहते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े को मिला के। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अभी 16 है, उसको उन्होंने 20 करने का प्रावधान दिया है। शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है वो 1% है, उसको उन्होंने 2% करने का प्रावधान किया है। तो ये कुछ अनुशंसाएं जो हैं ये उन्होंने कहा है कि इस तरह से हम इस आरक्षण को लागू करना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार ने ये कहा है कि भाई जातिगत जनगणना के आधार पे हमको लगता है कि ये प्रस्ताव जो है ये एक सही प्रस्ताव है। अब देखिए, आरक्षण को लेकर भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वो कितने % होगा इसको लेकर संविधान चुप है। संविधान ने बस ये कहा है कि सरकार आरक्षण दे सकती है। वो आरक्षण कितने % होगा, कितनी सीटें आरक्षित होंगी, कितनी अनारक्षित होंगी, इस पर संविधान कुछ नहीं कहता। संविधान एकदम शांत है।
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, इंदिरा साहनी निर्णय। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका शायद, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी है तो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस में से एक माना जाता है इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यार आरक्षण जो है भारत में, उसकी सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली मामला क्या था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू किया था। तो ये जो मामला था पूरा, इंदिरा साहनी वाला जो मामला था, ये उसकी वैधता के लिए था कि क्या ऐसे आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हां दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% से, कुल आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंदिरा साहनी जजमेंट का निर्णय था। निर्णय आने के बाद से ही इस पर विवाद शुरू हो गया था। यह निर्णय कभी भी बहुत ज्यादा एक सार्वभौमिक और सबके द्वारा माना जाने वाला निर्णय नहीं रहा। बहुत सारे राज्यों ने इस निर्णय के औचित्य को चुनौती देना शुरू कर दिया। जैसे तमिलनाडु का यह कहना था, सबसे पहले इसको जो सबसे ज्यादा चुनौती इस निर्णय को किसी ने दी तो तमिलनाडु ने दी। तमिलनाडु का यह कहना था कि यार ये 50% के नंबर तक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, मतलब ये 50 क्यों है, 60 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है, कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने लगाया जिससे आप 50% के नंबर तक पहुंचे। तो वास्तविकता यह थी कि कोई फॉर्मूला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह 50% का जो आंकड़ा है यह रैंडमली तय किया था कि आधा आधा कर दो आप। तो यहां पे तमिलनाडु ने कहा कि यार हमारे राज्य में 69% लोग जो हैं वो पिछड़ी जातियों के हैं, तो उनका आरक्षण 50% क्यों होना चाहिए भाई। अगर हमारे यहां लगभग सभी लोग पिछड़े हुए हैं तो हम तो सबको ही आरक्षण देंगे ना, या ज्यादा लोगों को आरक्षण देंगे, हम ज्यादा प्रतिशत आरक्षण देंगे, हम ये परसेंटेज कम क्यों करें। तो ये 50% तक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, इसको लेकर आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, और धीरे धीरे एक एक करके राज्यों ने इस पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है, और बहुत सारे राज्यों ने इसको तोड़ना भी शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, ठीक है, तेलंगाना में 50% से ज्यादा आरक्षण है, महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस सीमा का उल्लंघन किया। कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने उस उल्लंघन को रद्द किया, उसके खिलाफ आदेश जारी किया, लेकिन कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले को लेकर चुप है। सुप्रीम कोर्ट भी बेसिकली इस पर सुनवाई चल रही है लेकिन निर्णय दे नहीं रही है। तो इंदिरा साहनी निर्णय जो है इसका उल्लंघन होगा, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो पहले भी कर चुके हैं। तो समय शायद इस बात का आ चुका है कि इंदिरा साहनी निर्णय पर एक बार पुनर्विचार किया जाए और इस 50% का जो औचित्य है इसको सोचा जाए कि यार ये 50% का नंबर हम कैसे लेकर आए। तो इस पर एक विचार की आवश्यकता है। लेकिन खैर बहरहाल इसमें जो भी हो, इसमें आगे क्या होगा इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि बिहार में जो एक जातीय जनगणना के बाद जिस प्रकार से एक पहल चली थी कि भाई सामाजिक न्याय जो है उसको आरक्षण के जरिए दिया जाएगा, वो पहल थोड़ा सा जोर पकड़ रही है। और अगर बिहार में ये सफलतापूर्वक लागू हो गया तो निश्चित तौर पे देश के बाकी राज्यों में भी फिर जातीय जनगणना और जाति आधारित आरक्षण को उसके हिसाब से एडजस्ट करने की मांग आएगी। तो ये जो है हमारे जो एक आरक्षण का हमारे देश में पूरी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन निश्चित तौर पे ये लेकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं कि यार देखो क्या होता है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लोग बड़े भावुक होते हैं। ये आप लोग क्योंकि यूपीएससी वाले छात्र हैं तो आपको मैं बता दूं, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आमतौर पे लोग बड़े भावुक होते हैं। हर वर्ग के छात्र बड़े भावुक होते हैं। जैसे मुझे याद है कल मैंने करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पढ़ाया था, तो उस पर जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो उस पर कमेंट्स भी जो है वो बड़े भावुक कमेंट्स हैं। जैसे कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि सारा ही, याद रखिएगा, इनको दे दो। इनको का क्या मतलब है, क्या वो आपके जैसे नहीं है? तो सारा का सारा 100% आरक्षण कर दो, ये इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सारा लाभ अभी तक खाली 5% ने उठाया, उसके लिए मलाई खाने जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि सारा अब तक लाभ खाली 5% ने उठाया, अब आएगा एक जाति का नाम लिख के, अब आएगा इस जाति का राज। मेरा आपसे आग्रह यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सोचते हो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी में आप किसी भी आंसर बुक में इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार ना लिख कर आए।
आप संतुलित तरीके से लिखें, आपके व्यक्तिगत विचार जो भी हों उनको संभालिए, उनको संयत कीजिए, उनको मॉडरेट कीजिए और तब लिखिए। अगर आप आरक्षण का विरोध भी करना चाहते हैं, हालांकि मेरा आग्रह यह होगा कि आप जो है आरक्षण का विरोध ना करें, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है और देश की सभी सरकारों ने आरक्षण को लागू किया है और बढ़ाया है। लेकिन तब भी अगर आप आरक्षण का विरोध भी करना चाहते हैं तो अपनी भाषा जो है यह याद रखें कि उसमें किसी भी प्रकार से जातीय दंभ ना आ जाए। कि आमतौर पे आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जातिवाद, किसी भी प्रकार का जातीय दंभ अगर आपके आंसर में दिख गया एग्जामिनर को, तो आप विश्वास कीजिए कि आपको 0 मिलने वाला है। ये आप याद रखिए। अगर उसको किसी भी तरह से ऐसा लग गया कि यार आप जो है जिस जाति के हैं उस जाति पर आपको बड़ा गर्व है, तो आपको 0 मिलने वाला है उस उत्तर में। ये आप याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से रखना, ये सारे इमोटिव इश्यू होते हैं, इमोशनल मुद्दे होते हैं, इन पर उत्तर लिखते हुए बहुत ज्यादा कंट्रोल की आवश्यकता होती है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आप लोग बार बार कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस ये वो, असली राइटिंग प्रैक्टिस तो कमेंट में होती है। अभी कमेंट सेक्शन आप देखेंगे तो आप देखेंगे लोग किस तरह से क्या क्या लिख रहे हैं। तो मत लिखो ना आप यहां पर कुछ भी अनर्गल लिखोगे, फिर आप एग्जाम हॉल में सोचोगे कि यहां पे मैं अच्छा लिख के आऊं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा लिखना, अच्छा बोलना एक प्रैक्टिस होती है जिसको आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो उस प्रैक्टिस को जीवन में उतारिए, यह आवश्यक है, यह आपके काम आएगी, आपके लिए एग्जाम में और जीवन में आपके लिए काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से ही एक और खबर है, जातीय जनगणना पे आधारित ही, कि उस पे आधारित जो आर्थिक आंकड़े थे उनको भी सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यार ये आर्थिक आंकड़ों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इनका एक बार सेंस समझ लीजिए, उनका एक बार लॉजिक समझ लीजिए। बस इन आंकड़ों को ये इतने दशमलव इतने % है ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी काम नहीं आएगा ये आपको। ठीक है, विधानसभा में पेश किया गया है। तो कई सारे ऐसे तथ्य थे जो आम जानकारी से अलग थे। जैसे बिहार में भूमिहार जाति जो होती है, आमतौर पर माना जाता है कि भूमिहार बिहार में एक ऐसी जाति है जो डोमिनेंट कास्ट जिसको सोशियोलॉजी में कहते हैं, जिसका काफी दबदबा है, राजनीतिक तौर पे भी उनका दबदबा है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी उनको काफी शक्तिशाली माना जाता है। तो भूमिहार जाति को लेकर यह पता चला कि बिहार में जितनी भी उच्च जातियां हैं, जितने भी सवर्ण लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा गरीबी वास्तविकता में भूमिहारों में ही है। यानी कि 27.58% जो है गरीब भूमिहार में पाए गए, उसके बाद ब्राह्मणों में पाए गए और उसके बाद राजपूतों में पाए गए। तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कि अरे सारे भूमिहार बहुत धनवान हैं और वो बिहार पर एकदम राज करते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। आप देख सकते हैं आंकड़े के अनुसार 27.5% से ज्यादा, यानी कि ब्राह्मणों से ज्यादा जितने निर्धन ब्राह्मण हैं उनसे ज्यादा निर्धन भूमिहार हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो यानी कि कई बार क्या होता है सामाजिक तौर पर, मैं आपको बता भी क्यों रहा हूं, कई बार सामाजिक तौर पे जो बातें हमको ठीक लगती हैं कि हाँ यही होगा, वो गलत निकलती हैं। तो वास्तविक आंकड़े बहुत आवश्यक हैं। सबसे कम गरीब किस वर्ग में है? कायस्थ वर्ग में सबसे कम गरीब हैं, मात्र 13.38%। अगर आप वर्गवार गरीबी देखेंगे तो जाति से गरीबी पे असर पड़ रहा है, यह स्पष्ट है। जैसे सामान्य वर्ग जो है उनके करीब 25% लोग गरीब हैं, ओबीसी के 33% लोग गरीब हैं, और ओबीसी और अति पिछड़े में गरीबी में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए ओबीसी जो है उसमें 33.16% गरीब हैं, वहीं अति पिछड़ा वर्ग जो है वहां 33.58% गरीब हैं। तो अति पिछड़ा जो है वो जातीय और रिचुअल आधार पर, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। वो गरीबी में ऐसा नहीं है कि अति पिछड़े जो हैं वो पिछड़े वर्ग से बहुत ज्यादा अलग हैं। शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में बहुत गरीबी है, 42.93% लोग गरीब हैं। शेड्यूल ट्राइब में 42.7% लोग गरीब हैं। बिहार में केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं, 1% से भी कम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति जिसकी समझ में आई बिहार में वो है शिक्षा, कि बिहार में अभी भी जो शिक्षा की स्थिति है वो शोचनीय है, वो दयनीय है। और मतलब हालांकि मैं थोड़ा हैरान था कि क्योंकि वहां पे काफी सालों से नीतीश कुमार की अपनी खुद की सरकार है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी रिपोर्ट को आने दिया, जो कि अच्छी बात है कि भाई सरकार को अगर जिस सरकार की भी आलोचना अगर की जा रही है तो भी इस रिपोर्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अलावा स्कूल शिक्षा की भी बहुत बुरी हालत है, बहुत दुर्गति है बिहार में, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। केवल 22.67% लोग ऐसे हैं जो 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, 8वीं तक 14.33 और 12वीं तक केवल 9% लोग, 9.19% लोग ही पढ़ रहे हैं। 14% लोग ऐसे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। 1/3 से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके परिवार की आय, व्यक्ति की आय नहीं, याद रखिएगा, फैमिली इनकम 6,000 रुपए भी नहीं है।
एक बार 1 सेकंड पॉज लीजिए और सोच के देखिए, आज की तारीख में, आज के दिन में, जहां पे सरकार सब्सिडाइज्ड आटा भी 25.5 27 रुपए किलो बेच रही है, हम ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जिसमें परिवार की आय 6,000 रुपए नहीं है, और बिहार के 1/3 परिवार जो हैं वो ऐसे हैं, यानी कि हर तीसरा परिवार ऐसा है जो आज की तारीख में 6,000 रुपए नहीं कमाता है। एक बार सोचिएगा, गरीबी का ये जो स्तर है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और करीब 29.6% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 6 से 10,000 रुपए के बीच में है, यानी कि करीब करीब 30 पकड़ लो और इनको 33 पकड़ लो, तो बिहार में तकरीबन 63% लोग ऐसे हैं, 63% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय जो है वो 10,000 रुपए से कम है। आज की तारीख में, आज के दिन में 63% परिवार ऐसे हैं बिहार में जो 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। तो गरीबी की दशा बहुत बहुत ज्यादा शोचनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मतलब शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो यार ये बिहार के और बहुत तरह के आंकड़े हैं कि लैपटॉप कितने लोगों के पास है, वो सब आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। पूरी रिपोर्ट अवेलेबल है, पूरी रिपोर्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, 216 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन आपके काम की नहीं है। आंकड़े आपसे पूछे नहीं जाएंगे, कहीं कहीं पे कोई चीज का प्रयोग होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं आप लोगों को एक बार ये बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो हिंदी भाषा में शुरू हो रहा है 10 तारीख से, अंग्रेजी भाषा में शुरू हो रहा है 17 तारीख से, और बाइलिंगुअल शुरू हो रहा है 15 तारीख से। और इस पे अब लग गई है दिवाली की सेल। में दिवाली है, सेल होनी जायज है, सेल होनी ही थी, तो दिवाली की सेल इस पर आ गई है। 22,999 रुपए में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मेरे नाम पे आधारित AJ लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा, वेबसाइट या ऐप पर जाइए, अपने पसंद का कोर्स सेलेक्ट कीजिए, AJ लाइव कोड लगाइए और आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं केवल 22,999 रुपए में, यानी कि 23,000 रुपए में। याद रखिएगा, ये P2I कोर्स है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर, कई बार अभी भी मुझे ऐसे ईमेल्स आते हैं यार आप लोगों के कि सर इसमें कौन सा सब्जेक्ट कवर होगा, क्या इसमें ये केवल इकोनॉमिक्स का है कि सबका है? भाई ये पूरा कोर्स है, ये आपके यूपीएससी की पूरी तैयारी कराएगा, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना होता है सब पढ़ाएगा इस कोर्स में, और एक कैलेंडर के तहत आपका हम करिकुलम इसमें खत्म कराएंगे। याद रखिएगा, भारत का सबसे अच्छा कोर्स है, इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, माफ कीजिएगा, आपको क्रक्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा, आपको इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जहां पर आपके रहने, खाने, पढ़ने इत्यादि सबका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। साक्षात्कार की आपको पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। तो कंप्लीट कोर्स है, आपने ये ले लिया तो आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। 16 तारीख तक डिस्काउंट है, याद रखिएगा, AJ लाइव कोड लगाएंगे, 22,999 में प्राप्त कर सकते हैं। 2,000 रुपए बचाइए अपने, अभी तुरंत इस कोर्स से आज ही जुड़ जाइए। ठीक है, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। लगातार 2 समाचार बिहार के हो गए और अब बिहार से हम चलते हैं पंजाब की ओर। तो यार देखो, धान की खेती, आप में से कई लोग किसान परिवार के होंगे। धान की खेती में जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो है पानी, है ना। आप में से कई लोगों के घर में धान होता होगा। आप धान के खेत जो होते हैं वो आमतौर पे ऐसे दिखते हैं, आपने देखा होगा कि पानी भरा रहता है, उसमें पानी आपको पानी में डुबा कर रखना होता है। बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता धान के लिए होती है। तो लॉजिकली सोचिए, अगर एक बार के लिए न्यूज भूल जाते हैं, लॉजिक से सोचते हैं, धान कहां उगाया जाए? भारत में धान कहां होना चाहिए? भारत में धान ऐसी जगह होना चाहिए जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। लॉजिकल बात है, यानी कि बंगाल में धान होता है, सही बात है। आपके यहां जो आपके तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां धान होता है, सही बात है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में धान होता है क्योंकि नदियां बहती हैं, सही बात है, आप कर सकते हैं। पंजाब में धान क्यों उगा रहे हो यार? मतलब पंजाब में धान का क्या लॉजिक है? पंजाब में नेचुरल पानी तो है नहीं, बारिश बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो आप पंजाब में धान क्यों उगा रहे हो? तो हुआ क्या, जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति ने क्या किया, खेती में जो तकनीक का प्रयोग था उसको बढ़ा दिया कि आप नलकूप लगा लोगे, आप अलग अलग तरह से सिंचाई की व्यवस्था कर लोगे और आप बहुत सारे उर्वरक वगैरह वगैरह डाल दोगे, कीटनाशक डाल दोगे, उसके जरिए आप बढ़िया उपज कर लोगे। पंजाब में किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा था, सरकार ने भी प्रयास किए और कृषि में निवेश किया और धीरे धीरे पंजाब में धान की खेती बहुत अच्छे से होने लगी।
यहां तक कि पंजाब का धान जो है अब सरकार काफी हद तक उस पर निर्भर करती है, क्योंकि इस धान से पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पे असर पड़ता है कि भाई अब पंजाब में बहुत सारा चावल हो जाता है, धान हो जाता है, तो उस धान से फिर क्या होता है, पूरे देश की खाद्य सुरक्षा जो है वो प्रभावित होती है। जबकि आप देखेंगे तो खाद्य आदतें जो हैं उसके हिसाब से पंजाब में ज्यादा चावल खाया भी नहीं जाता है। मतलब आप देखिए ना, ये खाद्य आदतें हैं, अगर आप उत्तर भारत में अगर आप चलेंगे, अगर मैं एक आपको छोटा सा, ये फैक्ट है, आप सभी इस बात को मानेंगे, ये आप लोगों ने अपने जीवन में ऑब्जर्व भी किया होगा, क्योंकि मैं देश में कई क्षेत्रों में रहा हूं, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को अपने अनुभव से जानकारी है और आप भी इस बात को देख पाएंगे कि भारत में क्या होता है, जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, आप ये देखेंगे कि गेहूं और चावल का ऑल्टरनेट होना शुरू होता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप पंजाब से शुरू करेंगे, अगर आप पंजाब से शुरू करेंगे तो यहां पर गेहूं ही खाया जाता है। पंजाब में आप देखेंगे रोटी ज्यादा खाई जाती है, चावल कम खाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से मैं हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारा भी जो घर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारे यहां रोटी तो रोज बनती ही बनती है, चावल कभी कभार बनता है। चावल जैसे हम लोग जब छोटे भी थे, अब तो परिवार से हम बहुत सालों से दूर रह रहे हैं, जब हम परिवार के साथ भी रहते थे तो भी हमारे घर में रोटी तो रोज बनती थी, चावल वीक में एक बार दो बार बन गया, कभी कोई किसी अवसर पे बन गया। चावल हमारे यहां रोजमर्रा की डिश नहीं थी, रोटी हमारे यहां रोज बनती थी। रोटी हमारा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना स्टेपल डाइट, मूल खाना हमारा रोटी था, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। फिर धीरे धीरे आप जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि रोटी का प्रचलन कम होता है, चावल का बढ़ता जाएगा। बचपन में कुछ साल भाई हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रहे, तो वहां पे हमने क्या पाया कि लोगों के घरों में रोटियां रोज नहीं बनती थी, रोटी कभी कभार बनती थी, चावल लेकिन रोज बनता था। ठीक है, और फिर आप अगर बिहार की ओर जाएंगे तो आपको यही प्रचलन बिहार में भी दिखेगा कि रोटी रोज नहीं बनती, बिहार या बंगाल में, वहां तो फिर रोटी और कम बनती है। और आपको दिखेगा कि चावल लेकिन वहां पर दोनों वक्त खाया जाता है, लंच में भी डिनर में भी, चावल तो वहां का स्टेपल डाइट है। तो आप देखेंगे आप, तो ऐसे में पंजाब में इतना चावल उगाने का क्या औचित्य है कि आप इतना चावल पंजाब में उगा रहे हैं? वहां का अपना नेटिव डिश नहीं है, वहां पर खाया नहीं जाता बहुत ज्यादा, तो केवल इसलिए कि वहां पे आप बेहतर तकनीक का प्रयोग करके उगाते आ रहे हो, इसीलिए आप वहां पे उगाते हो, और कोई कारण नहीं है। तो बेटा इसका प्रभाव क्या पड़ा है? इसका प्रभाव पंजाब के जल स्तर पे पड़ा है, जो भूमिगत जल का स्तर है, क्योंकि पानी चाहिए आपको, धान उगाना है मतलब पानी चाहिए, और पानी के लिए आप कहां से लाओगे? आप जमीन के नीचे से निकालते रहते हो, पानी को निकालते रहते हो, निकाल के खेतों में डालते रहते हो। तो अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पंजाब में बहुत जगह पर आपको 1-1 किलोमीटर तक खोदना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये इस बात को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। तो पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये एक अपील की है कि केंद्र सरकार इसके लिए कदम उठाए कि पंजाब में धीरे धीरे हम धान की खेती को बंद कर दें। हम प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते, किसान को हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि आप जो किसान धान क्यों उगाता है? क्योंकि उसको पता है कि एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। तो केंद्र सरकार जो है अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य धान से पंजाब से हटा ले, और ज्वार, बाजरा वगैरह जो दूसरी फसलें हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है, उनका समर्थन मूल्य बढ़ा दे पंजाब में। तो क्या होगा, पंजाब का किसान नेचुरली इस फसल को छोड़ के उस फसल की ओर चला जाएगा। तो यह पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भैया ये पंजाब का जो सुझाव है इस पे आप गौर कीजिए, ताकि किसान जो है, क्योंकि देखिए किसान पे आप सख्ती नहीं कर सकते, किसान को आप ये नहीं कह सकते कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। और देखिए धान की फसल होती है और किसान पे ज्यादा फसल उगाने का दबाव होता है, इसके कारण पराली वगैरह भी होती है। तो निश्चित तौर पे अगर आप इस चीज को नियंत्रित कर पाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी सुलझनी शुरू हो जाएंगी। यह बात जो है पंजाब की सरकार ने केंद्र से कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्वार, बाजरा आदि को प्रोत्साहित करो, और आप जो है कोशिश करो कि पंजाब से ये जो आपकी धान की फसल है ये
हट जाए, तो पंजाब के साथ आप सहयोग कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक नीतिगत निर्णय है, कोर्ट इसमें आदेश नहीं दे सकती कि आप कल से एमएसपी खत्म कर दो, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यार आप सुनो, मतलब चर्चा करो, बात गलत नहीं है ये, कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि पंजाब जो कि पूरे देश को अनाज सप्लाई करता है कल को मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आप जो है इस पर गंभीरता से विचार कीजिए, इस पर आपको सोचना चाहिए, और सोचकर आपको जो भी उचित कदम लगे वो आप इसमें उठाइए, ताकि ये व्यवस्था जो है ये सुधर पाए। ठीक है, चलिए। हाँ, ये आपको मैंने बता ही दिया कि अब अगर धान से एमएसपी हटा लिया जाए तो किसान निश्चित तौर पे कुछ और हटाना शुरू कर देंगे। ये वाले जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसकी मैं प्रोसीडिंग पढ़ रहा था, तो जज ने ये पूछा, आई थिंक जस्टिस संजीव कौल थे, उन्होंने पूछा जो पंजाब की ओर से वकील आए थे उनसे कि अगर हम एमएसपी हटा लें तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा सर ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो जाएगी, फिर अगर आप एमएसपी हटा लोगे तो सारे के सारे किसान धान उगाना छोड़ देंगे, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन को लगाने का प्रयास जो है दोनों सरकारें मिलकर करें, यह अपील सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से की है। चलिए भाई, आते हैं दोबारा से नारायण मूर्ति साहब पर। तो नारायण मूर्ति साहब का जो बयान था कि सब लोग 70 घंटे काम करो, आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है? तो नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस के संस्थापक थे, अब वो मतलब पद छोड़ दिया है उन्होंने, अब संस्थापक तो खैर अब भी हैं, अब इन्फोसिस में एक्टिवली काम नहीं करते, और इन्होंने मतलब बिलियनियर हैं, बहुत बड़े उद्योगपति माने गए हैं। भारत में जो टेक्नोलॉजी का उद्योग जिस तरह से बढ़ा, उसमें एनआर नारायण मूर्ति साहब का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, मतलब अद्भुत योगदान रहा है इनका। तो कुछ समय पहले इन्होंने ये बयान दिया था कि भारत में युवाओं को, अभी हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए हर हफ्ते। ये उन्होंने कहा था कि भाई देखो, अगर आप इससे कम काम करोगे तो आप दौड़ में पिछड़ जाओगे बाकी देशों से। तो इसको लेके बड़ा विवाद चला, क्षमा कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपना दांतों के बीच में आपका गाल आ जाता है, वो हो गया है मेरे साथ, लेकिन और अब उसमें आई कैन टेस्ट ब्लड। तो खैर एनीवे, तो नारायण मूर्ति साहब ने एक जो बयान दिया, इस बयान से हुआ विवाद। इन्होंने कहा कि 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करने की करी अपील। ठीक है, आपको मैं इस बयान की बहुत विस्तृत आलोचना एक बार दे चुका हूं, और यह हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी आप ऐसी बातें सुने तो देखिए आपके दिमाग में एक लेंस विकसित होना चाहिए। वो लेंस क्या है कि इसकी आलोचना किस किस पक्ष से करी जा सकती है, इसकी आलोचना, या फिर इस पर अगर हमें एनालिसिस करना है कि भाई ये काम ये सबके लिए बराबरी वाला है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चलिए पुरुष भारतीय समाज में 70 घंटे काम कर सकते हैं। आमतौर पे घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल का जिम्मा किस पर आता है? महिलाओं पर। तो अगर कंपनियां ये एक्सपेक्ट करेंगी, ये अपेक्षा करेंगी कि हमारा कर्मचारी जो है वो 70 घंटे काम करे, तो भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं काम कर पाएंगी यार? मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम करना चाहिए, महिलाओं की जो श्रमबल भागीदारी है वो हमको बढ़ानी होगी। ऐसे कैसे श्रमबल भागीदारी बढ़ेगी यार? मतलब सामाजिक क्या होता है कि जो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत बिलियनियर बन जाते हैं, वो सामाजिक वास्तविकताएं भूल जाते हैं, क्योंकि उनके घर में काम नहीं होते ना यार, बाकी लोगों को तो घरों पे काम होते हैं ना भाई। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि अगर आपके परिवार में एक बच्चा है तो उस बच्चे की देखभाल करना, जो मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मतलब, और ये दोनों पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर मतलब आप अपने बच्चे की जो उसके छोटे छोटे काम होते हैं, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसको सुबह तैयार करके स्कूल भेजना, स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, कपड़े बदलना ना, उसको नहलाना, उसको तैयार करना, ये जो बेसिक काम होते हैं, अगर आप इनको भी जोड़ लो तो आपका रोज का कम से कम 3 घंटे का काम यहां है। तो अगर आप 12 घंटे ये करोगे, ऑफिस का काम करोगे, 3 घंटे आप बच्चे की देखभाल करोगे, उसके अलावा आप 2 घंटा ट्रैवल भी करोगे, आप बड़े शहरों में रहते हो भाई, तो आप सोओगे कब, खाओगे कब, परिवार से कब बात करोगे? तो ये प्रैक्टिकल नहीं था। खैर, ये सारी चर्चा हम कर चुके। इसमें लैंगिक एक लेंस लगाना बहुत जरूरी है, ये आप ये सीखिए, ये स्किल सीखिए। ठीक है, तो खैर, तो यहां पे जिन प्रोफेसर साहब ने ये आर्टिकल आज लिखा है वो ये कहते हैं कि यार इसमें नारायण मूर्ति ने कई सारी बेसिक गलतियां की है ये बात कहने में, और उन्होंने बेसिकली बिना सोचे समझे कही है। तो उन्होंने कहा पहली चीज तो ये है कि देशों का विकास जो है वो काम के घंटों से नहीं हुआ। कि यार ये जो एक कहा जाता है ना कि भाई वहां बाहर तो लोग बहुत बहुत घंटे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए उसमें क्या है, ये कहते हैं कि देशों का जो विकास है
आप अगर पैटर्न देखेंगे तो जैसे जैसे देश विकसित होते गए वैसे वैसे काम के घंटे कम होते गए। ज्यादा काम तो यार उसको करना पड़ता है ना जो भूखा मर रहा है, जिसके पास कोई तरीका ही नहीं है। मतलब ये सच्चाई है, ये एक सत्य है कि अपने जीवन में मेरे को कई बार, और मेरे ख्याल से और ये मतलब मेरे परिवार की पॉलिसी है कि कई बार हमको ऐसे अवसर मिले कि आप थोड़े से अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं अगर आप बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर लें। तो मैंने हमेशा यह चुना है कि नहीं, मेरे को अपने जीवन में संतुलन चाहिए। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के साथ समय गुजारना चाहता हूं, जो आराम भी करना चाहता हूं। मुझे उस तरह का जीवन नहीं चाहिए जहां पे मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं। ऐसा काम मैं नहीं करता। मैं मतलब मेरा एक आध दिन की बात अलग है, 2-4 दिन कभी कुछ हो गया तो करना पड़ गया। जैसे आपका जब प्रीलिम्स होता है उस टाइम पे मैं गुड़गांव जाता हूं और वहां पे पूरे टाइम हम लोग तैयारी करते हैं, फिर वो लेक्चर डिलीवर करते हैं। मैं सुबह सुबह की फ्लाइट लेके जाता हूं, रात रात की फ्लाइट लेके वापस आता हूं, तो वो ठीक है 2-4 दिन, लेकिन वो 2-4 दिन का प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही काम करना ये नहीं हो सकता, ये एक सही तरीका नहीं है। तो अब इसमें क्या है, तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे देशों में काम के घंटे कम होते गए हैं। इसका वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं जर्मनी को आप देखेंगे 1870 में वहां औसतन हफ्ते में 68 घंटे काम करना होता था। 2017 आते आते जर्मनी में काम के घंटे 28 हो गए हैं, यानी कि औसतन एक आदमी अब 28 घंटे काम करता है वहां पर। जापान में, जिसका हर कोई एग्जांपल देता है, जापान में भी 1961 में 44 घंटे काम होता था वीकली, 2017 में यह घट के 35 हो गया है। तो पॉइंट यह है कि यार आप जो है ज्यादा समय ऑफिस में गुजारो, उससे काम में कोई, उससे उत्पादकता को नापने का यह सबसे बेकार तरीका है। देखिए मैंने तब भी बताया था कि ऑफिस में अक्सर इस तरह के लोग होते हैं जो रात भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, और एज अ मैनेजर, एक मैनेजर की तरह मैं उन लोगों को मना करता था कि यह गलत संस्कृति है, यह नहीं करना है। कभी किसी दिन बहुत ज्यादा काम आ जाए, कुछ इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अन्यथा जो काम आपका मतलब 8-9 घंटे में नहीं हो रहा है वो फिर कल होगा ना, ठीक है, वो काम एक दिन का नहीं है। ये मेरे साथ कोविड में हुआ था। मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार वर्क फ्रॉम होम लगा था तब यार पहले क्या होता था कि आप ऑफिस गए तो आप ऑफिस का काम करोगे, ऑफिस से निकल गए तो आपका काम खत्म हो गया। लेकिन लॉकडाउन के समय ये बाउंड्री खत्म हो गई कि आपका घर कहां है, ऑफिस कहां है। तो मुझे याद है कई बार मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठ के काम कर रहा होता था। फिर मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या आदतें डालनी शुरू कर दी हैं। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार रात को 9 बजे मेरी उस समय 8 से 9 में एक लाइव क्लास लिया करता था एक संस्थान में। तो 9 बजे की जब मेरी क्लास खत्म होती थी, क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर होते थे, तो 9:15 बज जाता था कुछ, तो 9:20 मान लो आप, 9:20 पर मैं अपना लैपटॉप बंद करता था और अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो होगा, अब अगर कोई काम पेंडिंग भी है तो वो कल होगा, आज नहीं होगा। ये सीमा आपको बांधनी पड़ती है। तो ये एक सही प्रक्रिया है, ठीक है। तो खैर यहां पर लेखक ये कहते हैं कि विकास जो होता है अर्थव्यवस्था का, वो होता है इनोवेशन से। जब आप नई चीजें बनाते हो, जब आप नवाचार में निवेश करते हो। तो यहां पे लेखक कहते हैं कि नारायण मूर्ति साहब ने क्या किया, विकास करने की जिम्मेदारी उस बेचारे युवा व्यक्ति पे डाल दी जो 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे काम करेगा। आपकी क्या जिम्मेदारी है विकास के लिए? यहां पे लेखक यह पूछते हैं कि भैया जिम्मेदारी आपकी भी तो है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनोवेशन में निवेश तो करो। लेकिन क्या भारत में इनोवेशन में निवेश हो रहा है? क्या भारत में नवाचार में निवेश हो रहा है? इसका जवाब बताता हूं आपको। भारत में जीडीपी का केवल 0.65% जो है वो अनुसंधान में या फिर नवाचार में निवेश होता है, इनोवेशन में निवेश होता है। दुनिया में सबसे कम में से एक है ये। यानी कि आप इनोवेशन करोगे नहीं, आपको उसमें पैसा लगाना है वो आप लगाओगे नहीं, लेकिन आप व्यक्ति से कहोगे कि तुम 15 घंटे काम करो ताकि विकास हो जाए। ऐसे कैसे विकास हो जाएगा यार? इसके अलावा वो कहते हैं अनुसंधान में भी जो पैसा लग रहा है वो निजी नहीं लग रहा, हमारे यहां सरकार कर रही है। जो बिलियनियर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इसमें निजी निवेश केवल 45% है, जबकि जापान, कोरिया, अमेरिका, चाइना सब में 70% से अधिक है। यानी कि वहां पे निजी कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं अनुसंधान में, भारत में निजी कंपनियां केवल 45% निवेश करती हैं। तो आप सोचिए, आप जब अनुसंधान नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं बनाएंगे, तो फिर आप किस तरह से यह कह सकते हैं कि हमारा विकास हो? इसके अलावा तीसरी बहुत 2 बातें हो गई अब तक। एक तो कि आपका भाई इससे घंटे कम होने चाहिए विकास के साथ, दूसरा नवाचार के निवेश से विकास होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मूर्ति साहब को शायद पता नहीं है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कहते हैं, ILO ने काम के घंटे के लिए नियम बना रखे हैं
और 8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम कराना आईएलओ का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक है, आईएलएस जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के विपरीत है, उस स्टैंडर्ड से अलग है। तो बहुत सारे देश, आपने सुना होगा ना, भारत ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, भारत ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, सुना होगा ना आपने ये सब। तो बेटा ये जो आप दूसरे देशों के साथ संधियां करते हो ना, इसमें दूसरे देश इसको शर्त की तरह रखते हैं कि भैया हम जो है, कि मान लो यूरोप ने भारत के साथ संधि करी तो वो कहेगा हाँ ठीक है, हमारी कुछ चीजों का उत्पादन आप करना, लेकिन आप अपने वर्कर से आईएलएस का पालन कराओगे। यानी कि अगर भारत यह कर दे कि आईएलएस का पालन हम नहीं करते, तो बहुत सारे जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं जिनसे कंपनियों को लाभ मिलता है, वो द्विपक्षीय समझौते अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, वो द्विपक्षीय समझौते अपने आप खत्म हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे देश जो है वो द्विपक्षीय समझौते करते हुए इसको एक शर्त बनाते हैं। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है कि अगर भारतीय कंपनियां इसका उल्लंघन करेंगी तो ये द्विपक्षीय समझौते अपने आप समाप्त हो जाएंगे या फिर होंगे ही नहीं। तो नारायण मूर्ति साहब का जो कमेंट है वो ना केवल सामाजिक वास्तविकताओं से परे है, बल्कि वो श्रम की जो परिभाषा है दुनिया भर में उसकी भी उनकी कम समझ को दर्शाता है। ये इनका आर्ग्यूमेंट है, ये बात ये आर्टिकल कहता है। चलो हाँ यार, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो 2-5 मिनट आप लोग टाइपिंग वाइपिंग छोड़ के जरा मेरे को ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये वाला थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स वाली बात है और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझ में आने जरूरी हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, बस इतनी सी बात समझानी है। एमएफएन क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि ये हमने भाई फलाना देश को एमएफएन का दर्जा दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है, बहुत सीधी सीधी बात है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप जो है मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं ये कहता हूं कि यार तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, तो यार अगर मेरे घर पे बर्थडे पार्टी होगी तो अगर मैं किसी और को, या अब देखिए बर्थडे पार्टी दो तरह की हो सकती है। एक बर्थडे पार्टी ऐसी है कि मैं किसी को भी नहीं बुला रहा। ऐसी पार्टी कई बार होता है ना कि भाई हमने किसी को भी नहीं बुलाया, हमने केवल परिवार में कर लिया। बर्थडे पार्टी ऐसी होती है कई बार कि भाई, मतलब ये आप करते हो कई बार कि भाई आप क्या करते हो, किसी को भी नहीं बुलाते, केवल परिवारजनों को ही इकट्ठा कर लेते हो, परिवारजनों में आप एक सेलिब्रेशन कर लेते हो, ये बर्थडे पार्टी हो गई। तो अगर आपने आपके बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने आपको उस पार्टी में नहीं बुलाया, आप इसका बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि केवल परिवार की पार्टी थी, किसी को भी नहीं बुलाया था। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एग्जाम्पल से समझ में आएगा, और कोई तरीका नहीं है समझ में आने का। देखो, तो अगर मैंने केवल परिवार वाली पार्टी कर ली और उसमें आपको नहीं बुलाया, तो आप बुरा नहीं मानोगे कि यार ठीक है, फैमिली का इवेंट था, कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आपको पता चला कि मैंने अपने घर पे बर्थडे पार्टी कराई और उस बर्थडे पार्टी में 5 लोगों को बुलाया था, दोस्तों को, और आपको नहीं बुलाया, तब तो यार आप बुरा मानोगे कि नहीं मानोगे कि यार ये तो फिर फैमिली इवेंट नहीं था, तुमने उसको बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया यार, जबकि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस बेटा यही कॉन्सेप्ट है एमएफएन का। किताबें आपको चैप्टर लिख के समझाएंगी, यूट्यूब पे टीचर्स आपको 3-3 घंटे के वीडियो बना के बताएंगे। आज मैंने आपको एक बर्थडे पार्टी के एग्जांपल से एमएफएन समझा दिया है ना। ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो सबको बताना कि अतुल सर ने बर्थडे पार्टी के एग्जांपल से समझाया था एमएफएन। ये आप सबको बताना आज जाके। अब होता क्या है देखो, तो मान लो हमने किसी देश को, अब आपको एग्जांपल से बताता हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है कि हम किसी देश को कहते हैं कि तुम हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, यानी कि हम तुमसे व्यापार करेंगे, कोई बात नहीं, व्यापार में तुम पे हम टैक्स वैक्स भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम तुमसे कम टैक्स किसी और देश पे लगा रहे हैं तो वो तुम पे भी स्वतः ही लागू हो जाएगा, यानी कि हम तुमसे बेहतर ट्रीटमेंट किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि अगर किसी को भी बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगा तो तुमको भी बुलाऊंगा, या तो किसी को ही ना बुलाऊं, जो मैंने कहा था ना, लेकिन अगर किसी भी एक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो तुमको जरूर बुलाऊंगा। मतलब अगर मैंने यहां पे मामला क्या, मामला देख लेते हैं कि भारत ने क्या कर रखा था, नीदरलैंड्स के साथ, नीदरलैंड्स को भारत ने एमएफएन का दर्जा दे रखा है, और नीदरलैंड से क्या होता है, भारत एक 10% टैक्स लेता है। वो टैक्स क्या है? विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? मान लो नीदरलैंड की कोई कंपनी भारत में एक यूनिट खोलती है अपनी, और फिर क्या होता है, वो अब भाई कंपनी नीदरलैंड की है तो उसके शेयर होल्डर नीदरलैंड के होंगे। मान लो जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर मेरे ख्याल से नीदरलैंड की ही कंपनी है, यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर ने अपनी एक कंपनी बनाई, यूनिलीवर इंडिया, है ना।
जो आपका ये लक्स वक्स बनाती है ना यूनिलीवर, तो ये कंपनी जो है ये यूनिलीवर इंडिया है, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रॉफिट हुआ उसका एक हिस्सा जो भाई इसके नीदरलैंड में जो शेयर होल्डर है उनको भी मिलेगा। तो उनको जो लाभ मिलता है भारत सरकार उस पर एक 10% विदहोल्डिंग टैक्स ले लेती है कि भाई क्योंकि हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है तो हम 10% टैक्स इस पे लेंगे, ये भारत सरकार लेती है, नियम है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, भारत ने नीदरलैंड के साथ कर रखा था एमएफएन का स्टेटस, लेकिन क्या हुआ, भारत ने इसी दौरान कुछ अन्य देशों के साथ क्या कर दिया, कौन से देश थे वो, कोलंबिया, स्लोवेनिया और लिथुआनिया, इनके साथ भारत ने कह दिया कि तुम्हारे से हम केवल 5% विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे। माफ कीजिएगा। तो यार अब नीदरलैंड खड़ा हो गया, वो बोला तुम्हारे एमएफएन तो हमें, तुम हमसे 10% ले रहे हो, इनसे 5% क्यों ले रहे हो यार, अगर इनसे 5% ले रहे हो तो हमसे भी 5 लो, क्योंकि एमएफएन का तो मतलब ही है ना। और एमएफएन में याद रखने वाली बात यह है, समता का सिद्धांत जो है कि एक जैसा सिद्धांत है, वो केवल उन देशों पर लागू होता है जो ओईसीडी नाम की संस्था के सदस्य हैं। यह आपके लिए होमवर्क है, ओईसीडी संस्था को गूगल कीजिएगा, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म, कहां इसका हेडक्वार्टर है, ये क्या करती है, ये आपका काम है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये यहां पे चिंता जताता है ये आर्टिकल, ये कहता है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भारत ऐसा कर सकता है कि लिथुआनिया से 5% ले, नीदरलैंड से 10% ले, इससे एमएफएन का उल्लंघन नहीं होता, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उल्लंघन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भारत ने यह अग्रीमेंट साइन किया था उस समय लिथुआनिया जो है, या स्लोवेनिया, माफ कीजिएगा, स्लोवेनिया जो है वो ओईसीडी का सदस्य नहीं था, तो वो एमएफएन समझौते के अंतर्गत नहीं आता। तो बाद में सदस्य बन गया ओईसीडी का, लेकिन पॉइंट तो यहां तो इसीलिए, लेकिन जिस समय समझौता हुआ था उस समय स्लोवेनिया जो है चूंकि ओईसीडी का सदस्य नहीं था, तो इसीलिए जो भी नियम है वो उस पर ही रहेगा, वो उसके साथ वो इसी प्रकार से लागू होगा। यह बात यहां पर यह आर्टिकल कहता है। तो ये भाई ये आर्टिकल कहता है कि यह बहुत चिंताजनक है। जो संधि आपने की थी वो संधि किसी भी तरह से यह नहीं कहती है कि जिस समय सदस्य नहीं थे, कि आप संधि के समय सदस्य नहीं थे तो आगे बन जाओगे तो आप पे यह एप्लीकेबल नहीं होगा। यह हमारा डोमेस्टिक कानून है। डोमेस्टिक कानून में क्या होता है कि जब कोई अपराध हुआ या फिर जब कोई, जैसे मान लीजिए आज अगर आप मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई भी काम जो है, अगर कोई घटना आज हुई तो वो आज के कानून पे तय होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कानूनन ठीक है, कानूनी तौर पे मैं ये कर सकता हूं। मान लीजिए कल को सरकार एक कानून लाती है, मान लीजिए एग्जांपल है केवल, ऐसा होगा नहीं, कि कल को सरकार लाती है कि YouTube पे कोई नहीं पढ़ाएगा, मान लो एग्जांपल के लिए, तो सरकार मुझे बैक डेट में गिरफ्तार नहीं कर सकती या मेरे पे जुर्माना नहीं लगा सकती, क्योंकि आज मैं जब 8 नवंबर को पढ़ा रहा हूं तो ऐसा कोई कानून नहीं है। 9 नवंबर को ऐसा कानून आ गया तो फिर मैं 9 नवंबर से नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर सरकार ये नहीं कह सकती कि 9 नवंबर को कानून लाके सरकार ये नहीं कह सकती कि 8 नवंबर को भाई तुमने क्यों पढ़ाया था, अरे तब तो कानून नहीं था ना भाई, इसलिए पढ़ाया था। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यह डोमेस्टिक कानून है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में आमतौर पे इस तरह से डोमेस्टिक कानून नहीं लगने चाहिए। और दूसरा, वैसे भी ओईसीडी का कोई देश सदस्य नहीं है, तो तब भी हमको यह याद रखना चाहिए कि जिस देश को हमने एमएफएन का दर्जा दिया है उस दर्जे का हमको सम्मान करना चाहिए और सबसे ज्यादा सुविधाओं का हमको प्रयास करना चाहिए कि वो उसी देश को मिले जिसको हमने एमएफएन का दर्जा दिया है, ना कि किसी अन्य देश को। तो यही बात ये आर्टिकल कहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इससे निवेश डिस्करेज होगा, इससे जो निवेश जो है उसको हतोत्साहित होगा। और अगर ये निवेश हतोत्साहित होगा तो ये किसी भी देश के लिए, भारत के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो डोमेस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, हमारे घरेलू सिद्धांत जो हैं, उनको इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, ये बात यहां पे ये कहता है। लेकिन इस आर्टिकल का टेक अवे याद रखना, एमएफएन आज आपको मैंने समझा दिया है, भूलना मत इसको, ठीक है? इसको बिल्कुल पक्का याद रखना, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आज का आखिरी है गाजा की स्थिति। तो भाई गाजा को लेकर आर्टिकल्स लगातार आ रहे हैं, वहां पर कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये चर्चा लगातार चल ही रही है। तो यार रोज आता है तो मैं रोज रोज तो नहीं पढ़ाता, लेकिन आज एक संपादकीय आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि गाजा में जो स्थिति अब हो गई है उसमें यूएन के अनुसार भी यूएन ने कहा है कि इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। मैंने आपको बताया था कि जो मरने वाले हैं उनकी जो लिस्ट जारी हुई उसको किसी व्यक्ति ने एज से, आयु के हिसाब से अरेंज किया
और जो बच्चे 1 साल के हैं वो बच्चा 7वें पेज पे आया, यानी कि पहले 6 पेज जो बच्चों के नाम थे वो 0 वर्ष के थे। 0 वर्ष मतलब क्या होता है, जो बच्चा अभी 1 साल जिसने पूरा नहीं किया। यानी कि 6 साल तक हमने ऐसे मृतकों के नाम लिखे जो अभी 1 साल के भी नहीं थे। तो एक बार आप ये सोचें कि मतलब ये बहुत लोग मैंने देखे हैं जो युद्ध का बड़ा समर्थन करते हैं हर जगह, है ना। बहुत एक खून की प्यास जो है, पता नहीं वो क्यों है, और पता नहीं, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि भारत जो भारतीय लोग ट्विटर पे हैं, मैं सारे भारतीयों की बात नहीं कर रहा, जो भारतीय जनता ट्विटर पे है वो पता नहीं इतनी खून की प्यासी क्यों रहती है हमेशा। बाकी दुनिया लिख रही है कि अरे भाई युद्ध खत्म करो, क्या कर रहे हो, भारतीय लिखते हैं हाँ छोड़ना मत, सबको मार के आना। मतलब ये भारतीय जो ट्विटर पे जनता है उसमें इतनी खून की प्यास कैसे है मेरे को नहीं पता। ऐसा क्या आपके साथ गलत हुआ है भाई कि आपके अंदर इतनी खून की प्यास है। तो एक शायद एक मानसिक इलाज की आवश्यकता है, एक ओरिएंटेशन की आवश्यकता है पूरे देश को। लेकिन खैर, पूरे देश को नहीं, या फिर कम से कम उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे हैं। खैर, तो 6 पेज वो लोग थे, वो बच्चे थे जो 0 वर्ष के थे, जिनको पता भी नहीं होगा, जिनको अभी अपने माता पिता के अलावा शायद वो किसी और की शक्ल नहीं पहचानते होंगे, आगे की दुनिया वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनको मार दिया गया है। खैर चलिए, तो गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार 10,000 मौतें जो है अब तक हो चुकी हैं। 10,000 मौतों का उन्होंने एक वर्णन किया है, 10,000 मौतें हो गई हैं। जिस तरह के चित्र आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि यह बात सच भी होगी, वरना गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी जिस तरह की इमेजेस ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, लगता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि काफी डैमेज की खबरें आपको चित्र देखने को मिल रहे हैं। करीब 15 लाख लोग विस्थापित हैं। आपको बताया था कि इजराइल ने शुरुआत में ही यह कहा था कि उत्तरी गाजा में जो लोग हैं वो दक्षिण की ओर चले जाएं। सबको दक्षिण की ओर धकेल दिया है। 22-23 लाख लोग रहते हैं गाजा में, जिनमें से 15 लाख लोग कहीं ना कहीं विस्थापित हो गए हैं। और अब जो बमबारी हो रही है, ये बमबारी जो है उत्तरी भाग को तो लगभग ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने फ्लैट कर दिया है, कि भाई जो बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थी जहां पर लोग रहते थे उन सबको गिरा दिया गया है। और इस बमबारी में सिविलियंस को ना मारा जाए या फिर सिविलियंस को कम हानि हो, एम्बुलेंस वगैरह को ना अटैक किया जाए, अस्पताल को छोड़ दिया जाए, स्कूल को छोड़ दिया जाए, जो कि आमतौर पे युद्ध के नियम होते हैं कि आप ऐसा नहीं करते, लेकिन इनका भी ख्याल नहीं रखा गया। इन सब पर भी हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि इन सब की हानि को देखते हुए यूएन महासचिव तक ने कहा, ये इजराइल को चेतावनी दी कि यार आप युद्ध करें, लेकिन युद्ध के नियमों के अंतर्गत करें, वरना आप पे हम कार्रवाई करेंगे। ये चुनौती जो है ये भी आपको यूएन के महासचिव महोदय ने, सेक्रेटरी जनरल ने दी है। लेकिन ये युद्ध अब भी जारी है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ। जैसे हमास ने पहले दिन जो हमला किया था उसमें 1400 इजरायली मारे गए थे, इस बात की खबर है। और इसके अलावा इस युद्ध में भी अभी तक इजराइल के भी आधिकारिक तौर पे कम से कम 30 जवान मारे गए हैं। यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो गाजा शहर है, मेन शहर जो है गाजा, उसके अंदर इजराइल की सेना घुसेगी, तो इस बात की आशंका है कि और संघर्ष होगा और संघर्ष में और ज्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान से मतलब है और ज्यादा लोगों की जानें इसमें जाने वाली हैं, इजराइल के भी, यानी कि इजराइल के भी जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनकी जानें इसमें जाने वाली हैं। पूरी दुनिया में इस युद्ध का विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया इस युद्ध को रोकने के लिए कह रही है, लेकिन इजराइल जो है वो इवन ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय आधार पर भी 1-2 दिन का युद्ध में ब्रेक देने को भी तैयार नहीं है। तो इजराइल जो है इस मामले में किसी की अब नहीं सुन रहा है। मेरा यह अंदेशा है, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को, कि यह पूरा मामला जो है यह अब काफी हद तक बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अपने पद को बचाने का मामला बन चुका है। उनको पता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस तरह से हमास का हमला हो गया वो उनके सुरक्षा सिस्टम का फेलियर है, और उनको पता है कि भाई अब उनके इस्तीफे की मांग बढ़ेगी, तो वो हमला करके एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्र जो है धीरे धीरे वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं, वो भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। अमेरिका जो इतनी डिप्लोमेसी कर रहा है, आपने देखा होगा, पहले बाइडेन साहब गए थे, फिर ब्लिंकन साहब सारे में चक्कर मार के आए, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि यार और देश इस युद्ध में इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि अगर और देश भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गए तो ये युद्ध जो है ये और बड़ा और वृहद हो जाएगा, फिर इसको नियंत्रित कर पाना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ये भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, दुनिया भर में शांति की बात जो है चल रही है, हर कोई कहता है कि भाई शांति करो। सबसे ज्यादा इस पूरे युद्ध से जो देश एक्सपोज हुआ है वो है अमेरिका। अमेरिका में जब बाइडेन साहब की सरकार आई थी तो उन्होंने ट्रंप की इस बात को लेकर आलोचना की थी कि ट्रंप बहुत युद्ध कराने वाला व्यक्ति था
और बहुत वॉर मॉन्गर थे। हम जो है सबको बराबर अधिकार देंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, है ना, ये बात करते थे बाइडेन साहब कि हम बहुत न्यायप्रिय हैं, लोकतांत्रिक हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इस युद्ध में पहले दिन से अमेरिका की सरकार का आचरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि इजराइल को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया है। मतलब मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर अमेरिका उन पर ढंग से दबाव डाले, नेतन्याहू पर दबाव डाले कि यार ये क्या कर रहे हो, इस युद्ध को रोको, तो नेतन्याहू उस बात को मना कर देंगे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो अमेरिका का जो एक डबल स्टैंडर्ड है, एक जो एक पक्षपात है कि यार आप बाकी देशों को नसीहत देते हो कि यार शांति रखो शांति रखो, जब आपका अपना एक खास देश जो है, जो उन पे हमला हुआ बहुत गलत हुआ, कोई डाउट नहीं है, उस पर अगर वो आतंकवादी अड्डे ढूंढ कर वहां पर हमला भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरह का जेनोसाइड करने पर वो उतर आए हैं, उसके बाद भी अमेरिका एक बार भी खुल के उनसे वॉर रोकने के लिए या इस युद्ध में किसी प्रकार का ब्रेक देने के लिए नहीं कह रहा है। यह अमेरिका के जो दोहरे मापदंड हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अलावा और कुछ भी नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये गाजा की स्थिति पे यार ये क्लैरिटी है। सबसे ज्यादा जो देश एक्सपोज हुआ है वो निश्चित तौर पे अमेरिका है। चलिए अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन प्रश्नों के पहले मैं आपको बता दूं कि भैया P2I बैच पर लग गई है दिवाली सेल। ठीक है, ये दिवाली सेल जो होती है, ये अब इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा 22,999 रुपए का, अगर आप AJ लाइव कोड हमारी वेबसाइट या ऐप पे लगाते हैं। शाम को 6 बजे वाला बैच है, हिंदी में 10 से शुरू हो रहा है, बाइलिंगुअल में 15 से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी में 17 तारीख से शुरू हो रहा है। जब से भी आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ये सेल जो है, ये सेल केवल 16 तारीख तक है। 16 तारीख के बाद ये दाम बढ़ के दोबारा से 24,999 हो जाएगा। P2I है, याद रखिएगा, आप जानते हैं P2I क्या होता है। प्रारंभिक से लेकर साक्षात्कार तक आपकी पूरी तैयारी ये दुरुस्त करता है, उसको अच्छे तरीके से कराता है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आप AJ लाइव कोड लगाइए जो मेरे नाम पे आधारित है और आप P2I बैच से जुड़ जाइए मात्र 22,999 रुपए में। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे साथ संपर्क करने के तरीके, टेलीग्राम चैनल अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस, यहां पे क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी, इंस्टाग्राम अतुल_UPSC, ईमेल आईडी atul.jain@studiiq.com। ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। और अब क्या है, आज के सवाल देख लेते हैं। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? भारत में संविधान में आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। देखिए यूपीएससी पिछले 2 साल से ऐसे सवाल पूछ रहा है अब कि यह संविधान में लिखा है कि नहीं, तो आपको यह पता होना चाहिए सीमा है, लेकिन यह सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, संविधान में नहीं लिखी हुई है कहीं भी, यह याद रखिएगा। भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, दिया गया है। इकोनॉमिकली पहले नहीं दिया जा सकता था, सरकार ने संविधान में संशोधन किया और EWS प्रदान किया, तो यह भी गलत हो गया। 50% की सीमा जनगणना के आधार पर लगाई गई थी, नहीं ऐसा नहीं है, इसका कोई आधार नहीं था। यह आधार क्या है आज तक स्पष्ट नहीं है। तो आपके तीनों कथन आज हमारे गलत हो गए, तो हमारा उत्तर हो गया A 0, यानी कि हमारा एक भी कथन इनमें से आज सत्य नहीं है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक काम के घंटों की सीमा 8 घंटे रोज तय करता है, सही बात है। इसको अक्सर द्विपक्षीय समझौतों में अनिवार्य शर्त की तरह प्रयोग किया जाता है, यह भी सत्य है। आपके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, आज का हमारा सब्जेक्टिव सवाल जो है वो MFN वाले मुद्दे पर है। सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घरेलू कानून लगाने से बचना चाहिए, MFN मामले के आधार पर चर्चा कीजिए। तो आपको बस MFN मामले पे जो आपको आज मैंने बताया है वो आपको लिख देना है कि MFN क्या होता है और इस MFN का विवाद क्या था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और यह किस तरह से एक घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय मामले में लगाया गया, जो कि एक सही उचित प्रक्रिया नहीं है। बस इतना सा आपको यहां पर बताना है। यह आपका आज का सब्जेक्टिव सवाल है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रमुख समाचार लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा और हिंदी में हिंदू में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कल को। आज के इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।